नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो एज यू गाइस आर अवेयर कि कल यूपीएससी का मेंस 2021 के दो जीएस पेपर्स को कंडक्ट किया गया था, जिसमें से हमने जीएस पेपर 1 की जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी आपके सामने पेश कर दी है। वी हैव डिस्कस्ड सम पैटर्न्स, सम ट्रेंड्स जो कि हमें देखने को मिले थे, और उसी तरीके से हम लोग आपके सामने अब पेश कर रहे हैं जीएस पेपर 2 की एक ब्रीफ सी एनालिसिस। और यहां पर भी आपको बताया जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न था वो असल में किस तरीके का था। बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले इसका जो ब्रेकअप है वो समझ लेते हैं। आपके सामने मैंने इस पाई चार्ट के माध्यम से इस ब्रेकअप को समझाया है। GS2 2021 का ब्रेकअप आपके सामने है। सो एज यू कैन सी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम वेटेज दी गई है। 50% का पेपर जो है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से ही पूछा गया है। हालांकि इस साल जो आपका 125 मार्क्स का पेपर पॉलिटी से पूछा गया है, इसका जो लेवल था ये बहुत ही नॉर्मल लेवल था। थोड़े इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां पर आपका जो हर बार की तरह लक्ष्मीकांत ने आपको बचाया है। लेकिन पिछली बार का जो पॉलिटी का पेपर था वो इतना आसान नहीं था। इवन 2019 में और 2020 दोनों ही सालों में थोड़ा सा मुश्किल पेपर पूछा गया था फ्रॉम पॉलिटी। कुछ हटके सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। मोर इंपॉर्टेंटली, यूपीएससी ने इस बार करंट अफेयर्स को भी एडिक्वेट वेटेज दी है। कुछ चीजें जो आपकी करंट अफेयर्स में देखने को मिली थी वही टॉपिक्स आपके सीधा सीधा उठ करके इस पेपर में इस साल पूछे गए हैं। तो ये तो बात रही पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, डिटेल में चर्चा आगे जाके करूंगा। रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो यहां पर एज यूजुअल पिछले 6-7 सालों से देखते आ रहे हैं, हर बार 20% की वेटेज होती है। कुल मिला के 4 सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और 4 ही सवाल पूछे गए हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो 4 सवाल पूछे गए थे उसमें से 3 सवाल हमने पाथफाइंडर के माध्यम से कवर किए थे, और वो तीनों के तीनों सवालों को हमने इनफैक्ट डायरेक्टली कवर किया था कि क्या क्या चीजें हैं जो कि, क्योंकि वो सभी की सभी चीजें करंट अफेयर्स में रही थी और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, और वही वाले एस्पेक्ट्स यूपीएससी ने कहीं ना कहीं इन सवालों में पूछे हैं। सो वी आर रियली ग्रेटफुल एज अ टीम कि क्योंकि हमने उन इशू कवर करवाया है और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा योगदान आपकी तैयारी में करवा सके। इसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस कुल मिला के यहाँ पर 30% की वेटेज देखने को मिली। तो टोटल वेटेज दोनों की मिला के 75 मार्क्स देखने को मिली। ऑल्सो बोलना चाहूंगा कि इस साल के जो सवाल थे बहुत ही मुश्किल था कि आप वहां पे एक क्लियर डिस्टिंक्ट लाइन ड्रॉ कर सकें बिटवीन सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। इस बार क्वेश्चंस आपको मोर और लेस दोनों की मर्जिंग देखने को मिलती है। तो ये कहना कि गवर्नेंस अलग से और सोशल जस्टिस अलग से थोड़ा सा टेक्निकली गलत भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे सवाल जो है वो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के दोनों के ही ऊपर आधारित थे जो कि यहां पर पूछे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट द पैटर्न्स की पिछले कुछ ईयर्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को किस तरीके से वेटेज दी गई है वगैरह वगैरह। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनिरुद्ध है, एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आके आप हमसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आपको मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं और जो स्पेशल क्लासेस हैं वो चलती रहती हैं। राइट। सो सबसे पहले एज यू कैन सी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 125 नंबर का वेटेज दिया गया है। एज यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज है वो लगभग पिछले 4 सालों से आपको लगभग सेम ही देखने को मिलता आ रहा है। सो इट्स अ क्लियर कट फैक्ट कि यूपीएससी अगले साल भी मोर और लेस 120 नंबर से ज्यादा या फिर 120 से 125 नंबर के आसपास का जो पेपर है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से ही पूछने वाला है। रही बात गवर्नेंस की, तो केवल एक ये वाला साल था 2017 का जब गवर्नेंस को वेटेज बहुत ज्यादा थी और पॉलिटी की वेटेज कम थी, लेकिन उसके बाद गवर्नेंस की जो वेटेज है वो 20 से 25 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। पिछले साल 2 सवाल थे 20 नंबर के, 10-10 नंबर के। उसके पिछले साल 2 सवाल थे, एक 10 का एक 15 का। उसके पिछले साल भी 2 सवाल थे, एक 10 का 15 का। इस साल आपको मात्र 1 सवाल देखने को मिलता है। बट एज आई टोल्ड यू कि वो लाइंस को ड्रॉ करना काफी मुश्किल है। इनफैक्ट यहां पर आपको क्या देखना चाहिए कि यहां पर ये वाला और ये वाला जो कलेक्टिवली है 85 मार्क्स का था, फिर ये वाला और ये वाला 75 मार्क्स का था, फिर ये वाला और ये वाला 75 मार्क्स का था, और ये वाला और ये वाला 75 मार्क्स का था। अगर आप दोनों को कलेक्ट करके देखेंगे तो यू विल फील कि जी हाँ, दोनों में कहीं ना कहीं वेटेज कलेक्टिवली सिमिलर ही रखी गई है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाया गया है। बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि येस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ सवाल जो आपके जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में कवर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके सोशल जस्टिस में कवर हो रहे हैं, बस थोड़ा सा एस्पेक्ट आपको अलग देखना होता है इन दिस पर्टिकुलर पेपर। रही बात आईआर की, एज आई टोल्ड यू ये एक यूनिफॉर्म हम लोग देखते आ रहे हैं सिंस द लास्ट 6 ईयर्स। आपके सामने है 1, 2, 3, 4,
5, 6 और इनफैक्ट अगर इसमें हम चाहते तो और भी आपको दिखा सकते थे। 2015 में भी आपके 4 सवाल ही पूछे गए थे। उसके पहले थोड़ा सवालों का जो वेटेज था वो थोड़ा प्रॉपरली यूनिफॉर्म नहीं था, बट सिंस द लास्ट 7 ईयर्स आपके 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यूपीएससी आईआर को इससे ज्यादा वेटेज नहीं देने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, बट एज यू गाइज आर वेल अवेयर कि मेरा फेवरेट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो पहले मैं उसके बारे में ही बात करूंगा आप सभी लोगों के साथ। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों के दोनों जो सवाल हैं ये असल में आईआर के सवाल पूछे गए हैं। लेट मी डिस्कस अबाउट देम वेरी वेरी ब्रीफली। ये देखिए जो आपका यहां पर क्वेश्चन है, ये 9 और 10 क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआर के टॉपिक में से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी आपके दोनों के दोनों सवाल पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की आपके सामने बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स में, 250 वर्ड्स में आपको लिखना था। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। तो इसको लेकर हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो कवर करी थी। इनफैक्ट इट वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो, जिसमें रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के ऊपर सीधा अटैक साधा था कि आपने किस तरीके से जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपनी पॉलिसीज के हॉस्टेज बना लिया है। एंड इनफैक्ट यहां पर पीएम मोदी ने तालिबान को लेकर भी बातचीत करी थी, बिकॉज एससीओ का जो पूरा का पूरा संगठन था वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ही पीस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट वो वाला जो आपका पीस प्रोसेस है वो आज कहीं ना कहीं फॉल्टर होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। सो आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत करनी थी कि एससीओ कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, इसके एम्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और यहां पर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैड टू कवर was the point of तालिबान कि यहां पर जो इसका मेन, नॉट जस्ट तालिबान, इंपॉर्टेंट had to cover was the point of अफगानिस्तान, कि किस तरीके से अफगानिस्तान में सुख और शांति लाने के लिए एससीओ को बनाया गया था। और यहां पर आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस इसकी इंडिया के लिए क्या है। तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें, यू हैव टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, यू हैव टू टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया, यू हैव टू टॉक अबाउट रशिया एज वेल, कि इसके एक तो मेंबर्स वाइज हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं, उसके बाद डायमेंशंस वाइज कि हमें ये इकोनॉमिकली, उसके बाद जियोपॉलिटिकली एज अ रीजनल पावर हमारी जो एस्पिरेशंस है किस तरीके से हमारा जो दायरा है वो बढ़ रहा है। सो मल्टीपल डायमेंशंस आपको यहां पर कवर करनी थी। नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, आप लोग कल्चरली भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया इस पूरे के पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर को भी यील्ड करता है। सो दीज आर सम पॉइंट जो कि आपको मेंशन करने थे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, बिकॉज ये आईआर का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा परे था, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि ऑकस को लेकर सवाल पूछा जाएगा, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड और इसको लेकर मैं डेफिनेटली बहुत ही खुश हूं। पूछा गया है द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस। आपको मालूम होगा कि जिस दिन क्वाड की पहली इन पर्सन समिट हुई थी, क्वाड आपको मालूम होगा काफी पुराना एक संगठन था जो कि आज से कम 15-16 साल पहले बनाया गया था, लेकिन क्वाड काफी हद तक इररेलेवेंट हो चुका था। 2020 में जब कोविड-19 सामने आता है उस टाइम पे क्वाड सडनली एक बार रीसरफेस करता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्वाड को सडनली एक बार फिर से जन्म दिया, ये बोलते हुए कि हम लोग इसको रिवाइव करते हैं, राइट। और जब उसका रिवाइवल हुआ उसके बाद उसकी पहली इन पर्सन समिट 2021 में हुई थी, और ये आई थिंक टाइम है सितंबर का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सितंबर में जिस दिन इसकी समिट हुई थी उस दिन रात को यूएसए ने ये वाला एक बड़ा बम फेंका। इस पर्टिकुलर इन्होंने अनाउंसमेंट में ये अनाउंस किया कि हम लोग एक नया ट्राई नेशन पार्टनरशिप खोलने वाले हैं जिसका नाम है ऑकस, और हम लोग इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं कर रहे और हम लोग इसमें फ्रांस को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। फ्रांस इस चीज को लेकर काफी हताश था, क्यों? बिकॉज फ्रांस नाटो का हिस्सा है और फ्रांस नाटो में यूरोप को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर माना जाता है, लेकिन फ्रांस को इंक्लूड नहीं किया। वो एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी थी, लेकिन ये वाला जो आपका पूरा का पूरा एस्पेक्ट था उसी रात को अनाउंस हुआ था। इट ऑलमोस्ट मेंट कि कहीं ना कहीं क्वाड को यूएसए ने थोड़ा सा लाइटली ले लिया है। सो द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये बात तो बिल्कुल सही है। इज इट गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स इन द रीजन? यहां पर आपको बात करना था क्वाड के बारे में कि क्या इसका इंपैक्ट क्वाड के ऊपर होगा। तो आपको दोनों तरीकों से ही बात करना था, बिकॉज इंडिया का जो MEA है
उन्होंने बोला है कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बट आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देना था जो कई सारे ऑब्जर्वर्स ने दिया है कि जी हाँ, कहीं ना कहीं ये क्वाड को अंडरमाइन करने की क्षमता रखता है, बिकॉज जो ऑकस है दैट इज क्लियरली अ मिलिट्री अलायंस और क्वाड जो है वो क्लियरली एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो डायरेक्टली वो उतने बड़े पैमाने पर चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा। एंड उसके बाद आपको पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड द इंपैक्ट ऑफ ऑकस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। देन आपको बताना है कि किस तरीके से ऑकस जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है। वहां पर आप लोग इंडो पैसिफिक की बात भी करेंगे। यहां पर आपको बता दूं, यू डोंट जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द एनालिसिस, कई सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको मेंशन करने थे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनाया है। आसान क्यों बन जाता है? बिकॉज क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं, आप बड़ी आसानी से इसको अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑकस के बारे में 30-40 वर्ड्स में बताना है कि ऑकस क्या चीज है। उसके बाद आपको इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसकी बढ़ती जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना है। उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में बात करना है क्वाड के बारे में, एंड देन आपको बात करना है कि इसका स्ट्रेंथ और इसका इंपैक्ट क्या है। सो यू कैन इजीली डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू 4 पार्ट्स और बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते थे। और इन 15 मार्क्स में से आप चाहते तो 10 से 11 नंबर भी यहां पर छीन सकते थे यूपीएससी से। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमने यहां पर, आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो में, वी हैव कवर्ड दिस ऑकस डील इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो आई हैव कवर्ड दिस वेरी वेरी सिंपली। आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको वहां से भी कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है, राइट। सो ये दोनों सवाल हमने पाथफाइंडर के माध्यम से कवर करवाए थे। अगर हम पहले दोनों सवालों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं बिकॉज इसको मैंने कवर करवाया था। द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो यहां पर आपको बात करनी थी कि यूएसए और चाइना के बीच में जो चल रहा व्यापार युद्ध है, जो चल रहा ट्रेड वॉर है, वो असल में कितने अलग अलग पहलुओं के अंदर आज घुस चुका है। इसका जो वैसे आपको सबसे अच्छा वर्णन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन 2021 में जो बाइडेन के आने के बाद भी जो इनकी आपस में ट्रेड वॉर था उसमें कोई रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिला था। आई हैव कवर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस। हमने आपको यह कवर करवाया कि यूएसए ने किस तरीके से चाइना टेलीकॉम को अपनी स्टॉक मार्केट से बाहर डीलिस्ट करवा दिया। फिर जी बाइडेन की समिट हुई जिसमें कुछ बहुत अच्छा सामने नहीं आया। दोनों प्रेसिडेंट्स ने आपस में बहुत ही खराब वर्ड्स को एक्सचेंज किया और कोई रेजोल्यूशन पे ऊपर यहां पे नहीं रीच कर पाए। उसके बाद ये पर्टिकुलर समिट के जस्ट पहले की बात है, यूएसए ने असल में ताइवान को इनवाइट किया यूएन मेंबरशिप के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। चाइना उस चीज को लेके बहुत गुस्से में आया और ये सारा का सारा चाइना का गुस्सा इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर समिट में जाकर निकला था। सो यस, यू कैन टॉक अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स कि इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या आता है। मैं आपको एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं। यू हैव टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यू हैव टू टॉक अबाउट द इंडो पैसिफिक का जो एस्पेक्ट है कि किस तरीके से यूएसए इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एंड यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट इसके अंदर जो आपके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है जहां पर बाकी कंट्रीज की बात आती है। फॉर एग्जांपल, यूएसए किस तरीके से लिथुआनिया को सपोर्ट कर रहा है, यूएसए किस तरीके से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, यूएसए किस तरीके से जापान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि सारे के सारे चाइना के राइवल्स हैं। विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि यूएसए आज एक तरीके से डेस्परेट हो चुका है कि वो चाइना जैसे बड़े कंट्री को यहां पर एक अच्छे राइवल की तरह पेश करना चाहता है। एंड ये एक इस तरह की क्राइसिस है जितनी बड़ी क्राइसिस यूएसए के सामने सोवियत यूनियन के टाइम पर भी नहीं आई थी, उससे भी बड़ी क्राइसिस आज चाइना के सामने, चाइना के रूप में आ चुकी है। इनफैक्ट आप लोग यहां पे बात करना चाहते थे तो कर सकते थे रिगार्डिंग द रेयर अर्थ मिनरल्स, किस तरीके से चाइना अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल उठा रही है। रिगार्डिंग वेरियस अदर सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि आज चाइना से यूएस की तरफ नहीं जा पा रही हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड वॉर्स जो कि दोनों के बीच में चल रही है। सो यस, 4 to 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स आप कवर करते, आप बहुत अच्छे जस्टिस करते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगेन इसमें भी आप लोग 6 to 7 मार्क्स बड़ी आसानी से छीन सकते थे। सो ये आपका तीसरा सवाल था, इसको भी हमने कवर किया था। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हमने कवर नहीं किया था, बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। If the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's। यहां पर सबसे पहले तो आप बताएंगे कि पिछले कुछ दशक जो है वो किस तरीके से एशिया की ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहां पर यू हैव टू टॉक अबाउट द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ चाइना। आपको बात करनी है कई सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की और वेस्ट एशियन कंट्रीज तो सिंस बिगिनिंग ही, बिकॉज यहां पर तेल की आपकी खोज हुई थी, तो ये तो डेफिनेटली काफी लंबे टाइम से ही इनका बड़ा वो रहता है। लेकिन इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में आपको बात करनी थी, किस तरीके से जो इनकी इकोनॉमीज हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा बढ़ चुका था।
लेकिन फिर आपको बहुत ही ब्रीफली बताना है ये, उसके बाद आपको बताना है कि आने वाले जो दशक हैं वो अफ्रीका के होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अफ्रीका जो है वो आज की डेट में परफेक्टली पोजिशन्ड है विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, और स्पेशली जितना ज्यादा फोकस हमारा बढ़ रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, ग्रीन रिसोर्सेज के ऊपर, अफ्रीका उसके लिए बहुत ही एक अच्छा कॉन्टिनेंट माना जा सकता है। फिर भले आप लोग बात करते हैं सोलर की, फिर भले आप लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, इनफैक्ट अगर आप लोग बात करते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में, तो अफ्रीका जो है वो भी इंडो पैसिफिक का ही हिस्सा है, तो वहां पर भी अफ्रीका की पोजीशन काफी मायने रखती है। एंड नॉट जस्ट दैट, यहां पर इसके बाद आपको नेक्स्ट एरिया में डिस्कस करना है कि किस तरीके से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन द रिसेंट ईयर्स, तो यहां पर आपको बात करनी है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अलग अलग कंट्रीज में आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट्स निकलने थोड़े मुश्किल होंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर, लेकिन आपको जिस चीज को मिस नहीं करना है वो क्या चीज है? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसको इंडिया और जापान ने मिलकर के स्पॉन्सर किया है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको बात करनी है। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई थी और उन्होंने इंडिया अफ्रीका फोरम को कंडक्ट किया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, एंड वो सवाल उसी साल पूछा गया था। इस साल ये सवाल इसलिए पूछा गया है बिकॉज कुछ ऑब्जर्वर्स ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के ऊपर सवाल उठाए कि क्या ये एक इफेक्टिव ग्रोथ कॉरिडोर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज काफी लंबे समय से इसके अंदर काम नहीं हो पाया। हालांकि उसका मेन कारण कोविड-19 पैंडेमिक है, बट यस ये एक काफी बड़ा स्टेप था जो कि इंडिया और जापान ने मिलकर के लिया था। केवल इतना ही नहीं, यहां पर इंडिया काफी सारे और कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को सॉफ्ट पावर के माध्यम से भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बट यहां पर आपको चाइना का भी पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इंडिया के इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए चाइना काफी तेजी से आ चुका है, और हमने इसको लेकर बथेरी वीडियोस कवर करी हैं कि चाइना ने किस तरीके से केन्या में, चाइना ने किस तरीके से जिम्बाब्वे में, चाइना ने किस तरीके से जाम्बिया में, चाइना ने किस तरीके से कैमरून में, ये अलग अलग वीडियोस मैंने कवर करी हैं। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को किस तरीके से बढ़ाया है। इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि चाइना का जो पोर्ट है जिबोती में, ठीक है, उसको लेकर भी हमने मल्टीपल वीडियोस कवर करी हैं, तो वो भी एक आप देख सकते हैं कि चाइना का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सो इंडिया को अल्टीमेटली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में और प्रोग्रेस दिखाना चाहिए। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं कहूंगा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बाकी सवालों से थोड़ा मुश्किल था बिकॉज ये ज्यादा एनालिटिकल था, और अफ्रीका के बारे में जनरली बच्चे तैयारी नहीं करके जाते हैं, एंड दैट इज वाई ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन साबित हो सकता था। राइट, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी की मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। वेरी क्विकली आई विल टॉक अबाउट देम, ठीक है, आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी, क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटी, क्वेश्चन नंबर 4 पॉलिटी, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पॉलिटी का ही सवाल है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है पॉलिटी का, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ये भी पॉलिटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 पॉलिटी का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी पॉलिटी का सवाल है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 भी पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हालांकि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपका काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, जो कि डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाले आपके कितने मार्क्स हो गए? सीधा 45 मार्क्स आपका लक्ष्मीकांत ने यहां पर कवर कर लिया। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्ष्मीकांत के अंदर कवर किया गया है। तो ये भी आपका 10 नंबर, वहां 45 था, यहां पे 10 था, कुल मिला के 55 मार्क्स का आपका पेपर सीधा लक्ष्मीकांत से आप लोग आंसर कर सकते थे। मैं आपको बता भी दूं, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी क्विकली, आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या क्या चीजों की बात करनी थी ये देखो, यहां पे इस बच्चे ने लिखा भी हुआ है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, उसके बाद क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद क्या, सेंसर मोशन की बात करते हैं, बजट के ऊपर अलग अलग तरह के कट्स लगाने की बात करते हैं, टोकन कट, इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट, राइट। उसके बाद अगर आप बात करें, यू कैन इवन टॉक अबाउट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने बात कर लिया है, कि कैग की रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। देन यू कैन इवन टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज,
एंडलेस पॉइंट्स हैं, एंडलेस पॉइंट्स हैं, आप जितने पॉइंट्स चाहें यहां पर आके बता सकते थे। ये 10 नंबर में से आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे पेपर में, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और लक्ष्मीकांत सीधा सीधा इस चीज को कवर करते भी हैं। सो यू कैन इजीली गेट 7 to 7.5 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे, आपको यहां पर आके लेने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। इसके बाद अगर मैं बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की बात करूं, आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यहां पर आपको बात करना था अलग अलग चीजों के बारे में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी डायमेंशंस इंडिया में क्या है, यूएसए में क्या है, ये चीज, ये कंपैरिजन दिया भी गया है, लक्ष्मीकांत ने जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड। तो दोस्तों इसमें आपको आर्टिकल नंबर के बारे में बात करना था, आपको बात करना था उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, कहां से चुने जाते हैं, वही वाली जो चीजें आपको ध्यान होगी, 1/6, 1/6, 1/12, वो सब चीजें आपको आई एम श्योर इफ यू रिमेंबर ऑल दैट, तो ये चीजें कवर करनी थी। एंड उसके बाद रिव्यू दी वर्किंग एंड दी करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस। ये सेकंड पार्ट थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन यहां पर भी मान लीजिए आपको करंट के कुछ एग्जांपल्स नहीं मालूम, मान लीजिए, तब भी आप बता सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो असल में बहुत ही वीक हाउस होता है, बिल्स पास करने की क्षमता उनके पास नहीं होती है वगैरह वगैरह। इट इज कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट हाउस इन द कंट्री, बिकॉज इसमें जो जितनी पावर राज्यसभा को दी गई है उतनी पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी नहीं दी गई है स्टेट्स के लेवल पर आकर के। तो ये कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते थे, बट हाँ सेकंड पार्ट में अगर आप कुछ करंट एग्जांपल्स डालते हैं तो थोड़ा सा आपका आंसर और अच्छा बन जाएगा, बिकॉज इसने पर्टिकुलरली पूछा है रिव्यू दी वर्किंग एंड द करंट स्टेटस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सूटेबल इलस्ट्रेशंस, तो वहां पर क्वेश्चन पेचीदा हो सकता था। रही बात क्वेश्चन नंबर 15 की, ये भी काफी आसान है। डू डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, departmental parliamentary standing committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control, evaluate the working of such committees, suitable examples। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वहां पर हमने पूछा कि किस तरीके से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल ला रही है, तो यहां पर भी सेम चीज पूछी जा रही है कि भाई जो डीएसआरसीज हैं क्या वो किस तरीके से आपकी पार्लियामेंट्री कंट्रोल को इंस्पायर करती हैं। तो यहां पर भी आपको इनके फंक्शंस के बारे में बात करनी बहुत ही जरूरी थी। नॉट जस्ट द फंक्शंस, यू हैव टू टॉक अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि भाई कितनी होती हैं, फॉर एग्जांपल 17+7 होती हैं, हर में कितने मेंबर होते हैं वगैरह वगैरह, कब बनाई गई थी वगैरह वगैरह, कितने कितने डिपार्टमेंट्स को कवर करती हैं, मेन पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, ये आसान नंबर है जो कि आपको नहीं छोड़ने थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 और ये वाला क्वेश्चन 2014 का बिल्कुल कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। ये देखिए, एनएचआरसी इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स टास्क्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म्स दैट एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इन लाइट ऑफ द above observation, assess the role of NHRC as an effective complement to judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards। यहां पे क्या पूछा गया है, though the HRC has contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and the powerful, analyzing their structural and practical limitations suggest the remedial measures। काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या प्रॉब्लम्स NHRC फेस करता है। एनएचआरसी में अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, नॉट जस्ट एनएचआरसी, क्योंकि पूछा गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो आप लोग कलेक्टिवली बात करेंगे एनएचआरसी और एसएचआरसी के बारे में कि एक तो इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अवेलेबल नहीं है, दूसरा इनके पास जो है किसी भी प्रकार की ऑटोनॉमी, इनफैक्ट नॉट जस्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, किसी भी प्रकार की ऑटोनॉमी अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद आपको यहां पे ये भी बताना था, इसके बाद आपको यहां पर यह भी कवर करना था कि अपार्ट फ्रॉम ऑटोनॉमी इनके पास इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है। इनके अंदर जो लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो अक्सर रिटायर्ड लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनके अंदर काम करने की लालसा नहीं होती है। सो ये कई सारी इनएडिक्वेसीज हैं जिसके थ्रू आज के टाइम में एचआरसीज गो थ्रू कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस इनएडिक्वेसीज इनका जो बेस्ट मतलब जितना इनका सोचा गया था, जो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए इनको बनाया गया था, वो यहां पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने आपको यहां पर केवल 2014 का ये सवाल दिखाया है, आप पिछले 6 सालों में जाके देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 और 8वां 21, 8 सालों में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है फ्रॉम अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की किस तरीके से वो इनइफेक्टिव हो चुकी है, और वहां पर पॉइंट्स सब में वही आते हैं। इट इज मोर लाइक लिप सर्विस कर रहे हैं आप लोग कि वहां पर
वही फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, अपॉइंटमेंट में दिक्कतें आती हैं, स्टाफ की दिक्कतें आती हैं, देन उसके बाद आप लोग इंटरफेरेंस की दिक्कतें आती हैं। यही वाले पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे। कुछ भी नया नहीं था इस सवाल में जो कि आप देख के डर जाएं। अगेन इजी मार्क्स आपको यहां पर मिल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, और इसको मैं स्टार मार्क भी इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन, वैसे तो ये चीज न्यूज में रही थी, जस्ट 1 महीना पहले की बात है। आपके सामने मैं आर्टिकल दिखा दूं, ये देखिए आपके सामने आर्टिकल है नवंबर 14, 2021 का। सेंटर ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ सीबीआई ईडी चीफ्स अप टू 5 years फ्रॉम द अर्लियर 2 years। एंड जस्ट इसी टाइम के आसपास ये वाली न्यूज भी रही थी, 8 states have currently withdrawn consent to the CBI। 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना जनरल कंसेंट जो है वो सीबीआई से विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब क्या था कि 8 राज्य, जिसमें कि आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आता है पंजाब, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं, और इन 7 राज्यों में बीजेपी का रोल, बीजेपी इज नॉट द रूलिंग पार्टी एक्सेप्ट मिजोरम। ये 7 राज्यों ने अपना जनरल कंसेंट सीबीआई से हटा लिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कल को सीबीआई किसी भी केस को जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, शनाख्त करती है उन राज्यों में जाकर के, तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उनको अलाउंस नहीं देगी तब तक सीबीआई वहां पे जाके जांच नहीं कर पाएगी। और ये वाला एक बहुत ही बड़ा कदम था, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा चिंता जताई थी। ये खबर नवंबर मिड की है, और नवंबर मिड की ये खबर है। अब आपसे सवाल पूछा गया है, ये देखिए आपके सामने है। Jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states। कि भाई ये कई सारी states हैं, ये इसके ऊपर सवाल उठा रही हैं, और यहां पर आपको बात करना था regarding the concept of general consent। However, the power of the states to withhold consent to the CBI is not absolute, explained with special reference to the federal character of India। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीजें कवर करनी थी। इंट्रोडक्शन में आप लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सीबीआई कि भाई जो सीबीआई है वो अपनी पावर्स कहां से लेता है। आपको रिमाइंड करवा दूं, सीबीआई वैसे तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट का जो एक्ट है, डीपीएससी का जो एक्ट है 1946 वाला, वहां के सेक्शन नंबर 5 और 6 से ये अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि क्योंकि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का यह मानना शुरू हुआ कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नक्शे कदमों पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इशारों पे काम करती है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। बिकॉज उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट्स में गलत तरीके से दखलंदाजी कर रही है। ये तो आपको बात करनी थी पार्ट नंबर 1 में, और आपको डीएसपीई के बारे में, डीपीएससी के बारे में काफी डिटेल में बताना था कि भाई ये इसका एक्ट है, हालांकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये आपने बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। फिर हाउएवर द पावर ऑफ द स्टेट्स टू विदहोल्ड कंसेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये आपको बताना है कि भाई यहां पर पावर जो है वो स्टेट्स की एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज सेंटर के पास एक ओवर आर्चिंग पावर भी अवेलेबल है। तो वो वाली पावर्स भी सीबीआई को दी गई हैं कि कल को, और इसमें असल में कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसको लेकर मैं बात नहीं करना चाहता, बहुत ही डिटेल में हम लोग चले जाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस आर्टिकल को देख लीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है कि वो कौन सा ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट का जिसके चलते कल को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के जनरल कंसेंट को ओवर पावर भी कर सकती है। कि भले स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसेंट देती है या नहीं देती है, उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओवर पावर करने की क्षमता रखती है। और यहां पर आपको बताना था, फेडरल कैरेक्टर में आपको बताना था वे फॉरवर्ड, कि भाई इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों गवर्नमेंट्स को मिलकर के सुलझाने चाहिए, और तभी जाकर के हम लोग सीबीआई की जो पावर्स हैं उसका सही इस्तेमाल करवा पाएंगे। इसमें आपको किसी एक गवर्नमेंट का साइड नहीं लेना। अगर आप सेंटर का साइड लेते हैं तब भी गलत है, स्टेट का लेते हैं तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बैलेंस सोल्यूशन देना है कि बिकॉज हमारा एक फेडरल कंट्री है, बिकॉज हम लोग जो है फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो वी डोंट वांट कि कोई भी एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट का गलत फायदा उठाए या फिर उसके ऊपर ज्यादा पावर दिखाए। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, आई वुड एग्री, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले ही महीने सुर्खियों में था, सो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। इसमें गलती हमसे क्या हुई है कि हमने 5 पॉइंट को कवर नहीं किया है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऑल राइट, अब देखिए मैं आपको और दिखाता हूं।
और क्वेश्चंस 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पहले बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक क्वेश्चन है। हाँ, ये चीजें आपको शायद लक्ष्मीकांत में ना मिले, लेकिन ये आपकी सिलेबस का पार्ट है कि प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसीज। इसमें आपको क्या करना था, पहले तो आपको प्रेशर ग्रुप्स की परिभाषा देनी थी कि भाई ये क्या होते हैं, किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। फिर आपको इसमें कई सारे उदाहरण देने थे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस एसोसिएशंस की बात करें तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिकी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CII, नॉट जस्ट फिकी, आप लोग यहाँ पे दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात, डिकी की बात भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके एग्जाम्पल आई एम श्योर सुने होंगे कि किस तरीके से मजदूर किसान शक्ति संगठन ने RTI को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद ये वाली आपकी जो संस्थान है सेवा, जो कि वुमेन एसोसिएशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, किस तरीके से इसकी बड़ा रोल रहा वुमेन राइट्स को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये आपने बताना था कि किस तरीके से बिजनेस एसोसिएशंस ने पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया है। यहां पर दोस्तों बथेरे एग्जांपल सामने आते हैं। चाइना के ऊपर लगाई जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटीज, स्टील इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कदम उठाए गए। और साथ ही में आप देखेंगे जो पिछले साल की बात थी, जो आपकी ट्रेडिंग बॉडी है जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये क्या है, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। ये किस तरीके से काम कर रहा था, इन्होंने पिछले साल रक्षाबंधन पे 2020 की बात है, रक्षाबंधन पे कहा था कि भाई चाइना से राखी नहीं आएगी। सो वो पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हुई, चाइना से टीवी सेट्स नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, ये चीजें पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हुई थी थैंक्स टू दीज प्रेशर ग्रुप्स जो कि यहां पर फंक्शन कर रहे थे। सो यस, ये वाली बिजनेस एसोसिएशंस ने काफी बड़े लेवल पर पब्लिक पॉलिसीज को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करवाया है। यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं किस तरीके से जीएसटी की जो दरें अभी बढ़ने वाली थी, 1 तारीख को जीएसटी की दरें बढ़ने वाली थी कई सारे सेक्टर्स में, लेकिन नहीं बढ़ी। वो भी यहां पर ये वाली एसोसिएशंस ही हैं जो कि काम कर रही हैं टू मेक श्योर कि वो दरें इनके लेवल पर ही रहें। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको प्रेशर ग्रुप्स आप लोग पढ़ के गए होंगे, आपको एग्जांपल मालूम होंगे, बस आपको करंट एग्जांपल्स कुछ ऐड करने थे, चाइना वाली पॉलिसीज, जीएसटी वाला पॉलिसीज। उसके बाद नॉट जस्ट दिस, जो टैक्सेशन को लेकर स्लैब्स होती हैं वो भी यहाँ पर ये लोग बैक चैनल से इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई इतना टैक्स रखो, ऐसे करो वैसे करो, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये लोग गवर्नमेंट के संपर्क में रहते ही रहते हैं। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, आजकल सुर्खियों में चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन। हो सकता है बच्चों ने जल्दबाजी में उसको 15 पढ़ लिया हो, लेकिन पूछा गया था 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में, जिसके चेयरमैन थे एक्स RBI गवर्नर YV रेड्डी। तो YV रेड्डी के टाइम पे आपको मालूम होगा जब इन्होंने स्टेट्स को डेवोल्यूशन काफी बढ़ा दी थी, इन्होंने कुछ कुछ नए यहां पर पैरामीटर्स को ऐड किया था कि हम लोग PRIs की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, कुछ स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर होगा तो उसमें हम लोग किस तरीके से एलोकेशन को बढ़ाएंगे, वो सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे। इट वॉज अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे ही कि 14 फाइनेंस कमीशन इनकी अध्यक्षता के अंडर हुआ था, उसमें ये प्रावधान दिए गए थे। फाइनेंशियल डेवोल्यूशन जो है वो 38% से बढ़कर के 42% करवा दी गई थी। ये सब पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद कि इसमें डेफिनेटली स्टेट्स की फिस्कल पोजीशन को बेहतर हमें देखने को मिला है। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे बिहार की बात करते हैं या यूपी की बात करते हैं, जो बीमारू स्टेट्स, जो पहले प्लानिंग कमीशन जिनको रेफर करता था, उसमें किस तरीके से उत्थान हुआ है वो भी आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग if time permits we will talk about the other questions as well। 1 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली यूपीएससी पहले पूछ चुका है। 2018 में आपसे जो मल्टीपल जजमेंट्स के बारे में सवाल पूछा गया था, इवन 2019 में जो सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग दी वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ही इर्द गिर्द घूमता था। अब देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे मार्क भी किया, मैं भी आपके लिए मार्क करूंगा। Constitutional morality, संवैधानिक नैतिकता, is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of morality with the help of relevant judicial decisions. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मात्र 10 नंबर में पूछा गया है। पहले तो आपको 150 वर्ड में लिखने कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 वर्ड्स आप लोग लिखकर आते हैं, करेक्ट। 120 to 130 वर्ड्स में दोस्तों 40 से 50 वर्ड्स तो आपको लिखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में कि भैया ये क्या होती है। फिर आपको बताना है कि जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रूटेड है। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर देखने को मिलते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्टली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल्स के माध्यम से, अपने नियमों के माध्यम से, अपने लॉज के माध्यम से ये निर्धारित करता है कि वो एक मॉरल डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारी चीजें, आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आपकी रिट्स की बात करें, या फिर अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से आपकी वोटिंग राइट्स दी गई हैं, आपकी माइनॉरिटीज को बचाने की राइट्स दी गई हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी महिलाओं को सशक्त बनाने की कुछ ना कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, दीज आर ऑल द फैसेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक मॉरल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फिर आपको इसके साथ लिंक करना था विद द रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। बथेरे एग्जांपल आपके सामने आते हैं। इसमें आप लोग बात कर सकते थे रिगार्डिंग दी सबरीमाला जजमेंट्स, जो भी यहां पर इनफैक्ट जो नाज फाउंडेशन का केस हुआ था, जो आप लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर्स एम्पावरमेंट, तो वो भी संविधान से ही इन्होंने एक तरीके से वो लिया था कि भाई संविधान इसको लेकर कुछ नहीं कहता, तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को उनकी राइट्स देने वाले हैं। सबरीमाला में हमने जो बातचीत करी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, बथेरी चीजें हैं, एंडलेस चीजें हैं। आप लोग कोई भी एग्जांपल दे सकते थे। आप लोग दे सकते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल डिसीजन से ही सामने और आ सकी, थैंक्स टू दी केशवानंदा भारती केस, कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को आज रिकॉग्नाइज किया एंड उसके चलते हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी दिखने लगी। एंड दैट वाज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जो कि हमारी जुडिशरी को आज शेप करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को आज शेप करता है। सो ये एग्जांपल आप यहां पे दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 2, इस साल, व्हेन आई एम सेइंग इस साल 2021 की बात कर रहा हूं, एनवी रमन्ना जो कि फिलहाल हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, और उसके पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे मिस्टर बोबडे, उन्होंने कई बार इसकी बात करी थी कि वुमेन को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए हमारी उच्च न्यायपालिका में, और इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी। आप देख सकते हैं, 4 महीने पहले की वीडियो है, आप ज्यादा बच्चों ने नहीं देखी, आई एम सरप्राइज्ड। और ये आपके सामने आज सवाल है, जस्टिस बीवी नागरत्ना कुड बी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर मैंने आपको बताया भी था, सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पे केवल एक महिला न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, और ये भी रिटायरमेंट लेने वाली हैं 2022 में। और अभी तक कुल मिला के केवल 8 वुमेन जजेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। ये डेटा आप लोग मेंशन करते और एग्जामिनर का वहीं पे आप लोग ध्यान खींच लेते कि जी हाँ, बच्चे को ये मालूम है। सवाल लेकिन आपसे कुछ और चीज पूछ रहा है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है, discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness। तो yes, अगर आप लोग वुमेन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो पहली बात तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारा 50% का पॉपुलेशन है उसको आप लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राइट, बिकॉज 50% इंडिया वुमेन से भरा हुआ है। इसके बाद आप लोग बात करेंगे किस तरीके से यह समावेशिता को बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। आप लोग इसमें बात करेंगे कि जो फैसले हैं वो वुमेन सेंसिटिव हो पाएंगे। एडल्ट्री को लेकर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जाके फैसला लिया, जो कि जिसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने उसको बहुत पहले खारिज कर दिया। सो क्यों नहीं हम इस तरह के फैसले जल्दी ले सकते हैं। इस तरह की चीजों के आपको एग्जांपल्स देने थे कि अगर वुमेन को आप लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो डाइवर्सिटी इंश्योर होती है, इक्विटी इंश्योर होती है और इंक्लूसिवनेस भी इंश्योर होती है। नाउ ये वाला आप एग्जांपल करंट से भी लिंक कर सकते थे कि हम चाहते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है वहां पर कुछ नए कानून आए कि भाई इस तरीके से महिलाएं होनी जरूरी हैं, इतनी महिलाएं होनी जरूरी है, एटलीस्ट शुरू किया जाए, सो दैट आगे जाकर के हम लोग इनकी रिप्रेजेंटेशन को और हमारे जुडिशरी के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, इस साल सुर्खियों में रहा था, आप इसको भी आसानी से डील कर सकते थे। इसके बाद कुछ सवाल जो बच गए हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि डील करता है विद द टॉपिक ऑफ आपका सोशल जस्टिस। ये वाला क्वेश्चन भी डील करता है सोशल जस्टिस के साथ, ये वाला क्वेश्चन भी डील करता है सोशल जस्टिस के साथ। 6, 7, 8 एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको कहूंगा गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका सोशल जस्टिस क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यस, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कि क्या सिविल सोसाइटी और एनजीओ प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल। जी हाँ, दे डू प्रेजेंट। डिस्कस चैलेंजेस, आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, very very simple question, how has digital literacy particularly in rural areas coupled with the lack of communication technology accessibility hindered the socio-economic development, explain with justification। आपको बताना है किस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर ये वाली जो तकनीकें हैं वो नहीं पहुंची हैं, उसके क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिले हैं। अगेन आई थिंक आप लोग इसको डील कर सकते हैं, मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। और ये आपका जो सवाल है
अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प चेंजेस मिलियो। ये जो मिलियो की बात हो रही है कि वुमेन वैसे तो वेरियस फील्ड्स में एक्सेल कर चुकी हैं, लेकिन जो सोशल एटीट्यूड है वो आज भी बदला नहीं है। ये एस्से बेस्ड क्वेश्चन है, वेरियस पॉइंट्स टू राइट आप लोग मेंशन कर सकते थे। एंड यहां पर जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, वो वाले क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बिलीव करता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज 10 नंबर में आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं। बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत ही भारी भरकम लाइन, बहुत ही डीप लाइन आपको दी है। 10 नंबर आपको दिए हैं मात्र 10। तो भाई इंडिया वैसे तो वेलफेयर स्टेट का मॉरल इंपेरेटिव रखता है, आर्टिकल 38 के तहत आपको दिया गया है कि भाई इंडिया जो है ये वेलफेयर स्टेट के लिए जो है कोशिश करेगा। फिर आपसे बोला गया है कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर होना एक नेसेसरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर आपको बताना था कि भाई प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर होगा तो किस तरीके से सतत विकास आगे जाके हो सकता है। आपको तीनों को लिंक करना था, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। नाउ एग्जांपल लीजिए कि अगर यहां पर हेल्थ की जगह एग्जामिनर एजुकेशन लिख देता तब भी सवाल वही रहता। आई थिंक कोई बहुत डिफरेंस नहीं था। तो ये आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल बातें करनी है इसमें, ठीक है, कि अगर लोग हेल्दी होंगे तो आगे जाके वही जो लोग हैं वही आगे जाके लोग हमारी ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, वही ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे जाके हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें आपको लिंक करनी थी। ये क्वेश्चन अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन टू मेक द वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट। अगेन पिछले 4-5 साल में जब से स्किल डेवलपमेंट की अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है तब से स्किल डेवलपमेंट को लेकर हर साल इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर 2 में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन अगेन एवरी ऑल्टरनेट ईयर वी आर सीइंग क्वेश्चन ऑफ एसएचजीज, तो वो वाला ट्रेंड को इस बार भी हमें देखने को मिला है। दोस्तों ये कुछ डिस्कशंस थी, ब्रीफ डिस्कशंस। अगेन मैंने बहुत डेप्थ में बातें नहीं करी आपके साथ, लेकिन आई होप मैंने कुछ ना कुछ जस्टिस आपको किया है, कुछ ना कुछ आपको फायदा मिला होगा थ्रू ऑल दीज डिस्कशंस। फिलहाल मैं वीडियो को यहां पे समाप्त करता हूं। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी 2022 या 23 के लिए कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि 18 महीने का कॉम्बो आपको मिलता है, जिसमें 3 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलती है। तो कुल मिला के 21 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा इन दी कॉस्ट ऑफ ओनली 63,898 रुपीज में आपको ये कॉस्ट मिलेगा। आपको बता दूं वाई इज ये एक अच्छा ऑफर क्यों है, क्योंकि जो 1 साल का कॉम्बो है वो 55,000 का है, जो 2 साल का कॉम्बो है वो आपका पड़ता है 77,000 का। तो क्योंकि ये दोनों के बीच में आपको मिल रहा है 21 मंथ्स का कॉम्बो इन 64,000, आपके लिए ये सबसे अच्छा ऑफर बन जाता है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसमें आपको किताबें मिलेंगी, और अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANI UPSC तो आपको पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करवाया जाएगा। ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये पर्टिकुलर ऑप्शनल बैचेस जो कि शुरू करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे इंग्लिश भाषा में, और ये वाला बैच आपका हिंदी भाषा में भी अवेलेबल करवाया जाएगा। मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग अवेलेबल करवाई जाएंगी, और ये वाले कॉम्बैट में आप हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।